नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल स्टडी शैतान सिंह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक नए विषय की और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 12 का सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य। इस हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित हम बात करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, इस हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आपकी एक पाठ्य पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो उस संक्षिप्त इतिहास में आपके 4 खंड कर रखे हैं और उन 4 खंडों में से एक खंड आपके सिलेबस में दे रखा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हम बात करें तो इस इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें जो पहला काल माना गया है वो आदिकाल, मतलब प्रारंभिक काल। आदि का मतलब का प्रारंभिक, तो प्रारंभिक काल आदिकाल। दूसरा काल है द्वितीय काल, तीसरा काल है रीतिकाल, चौथा जो काल है जो भी वर्तमान में चल रहा है उस काल को किस नाम से जाना गया? आधुनिक काल। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के इस इतिहास को 4 भागों में डिवाइड करकर हमें पढ़ना चाहिए और आपके सिलेबस में ये आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल नहीं है, ये 11वीं क्लास में थे। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आधुनिक काल है जो वर्तमान का काल। ये कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में सुनिश्चित रूप से कर रखा है इनको। और ये जो है आपके 16 अंकों का पाठ्यक्रम रखा गया है। 16 अंकों के पाठ्यक्रम में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और इस प्रकार आपको 16 अंकों के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम अब बात करेंगे आधुनिक काल के बारे में और आधुनिक काल का इतिहास संक्षेप में हम जानेंगे। तो देखिए, आधुनिक काल के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि सिलेबस में आधुनिक काल ही दे रहे हैं। तो आधुनिक काल की यदि हम बात करें तो इस काल की जो शुरुआत है वो 1843 ईस्वी से मानी जाती है। 1843 से लेकर वर्तमान तक का जो समय है वो कौन से काल का है? आधुनिक काल का है। मित्रों, 1843 कुछ किताबों में 2 साल आगे पीछे भी हो रखा है, कुछ में दे रखा है 1843 या 45, 44, एक यही बात है, ठीक है ना। तो 1843 के आसपास के समय से इसकी शुरुआत हो गई थी और वर्तमान समय तक ये काल चल रहा है, आधुनिक काल। मित्रों, इस आधुनिक काल को तो आचार्य नगेंद्र ने इसको कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। याद रखना, आधुनिक काल को आचार्य नगेंद्र ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों के अंदर बांटा। तो 7 भागों में बांटने वाले आचार्य नगेंद्र। अब रही बात ये कि ये जो 7 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो 7 भाग और इन 7 भागों से संबंधित ही आपका प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो हम बारी बारी से उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम एक बार संक्षेप रूप में देख लेते हैं कि वो 7 नाम कौन से हैं। सबसे पहला जो युग है वो 7 भागों में जो पहला युग माना गया है वो भारतीय युग माना गया है। आधुनिक काल की शुरुआत कौन से युग से होती है? भारतीय युग से होती है। तो भारतीय युग की शुरुआत होती है और इस युग की शुरुआत 1850 से 1900 ईस्वी। देखिए मित्रों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1843 ईस्वी लिखा और यहाँ पर 1850 ईस्वी लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो 43 में ही होती है, लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है उस समय इसको कोई फिक्स मार्गदर्शन वाले लोग नहीं मिले या एक फिक्स युग की जो शुरुआत करने वाले लोग नहीं मिले। धीरे धीरे आधुनिक काल का जैसे विकास होने लगा तो एक नए युग की शुरुआत इसी काल के अंदर और उस युग की शुरुआत होती है भारतीय युग की। ठीक, तो भारतीय युग की जो शुरुआत होती है वो 1850 ईस्वी से होती है। ठीक, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक आपका कौन सा युग रहेगा? भारतीय युग। और फिर जो दूसरा युग है वो द्विवेदी युग है। मित्रों, द्विवेदी युग से पढ़ने से पूर्व आपको बता दूं, इस भारतीय युग को किस के नाम से जाना जाता है? नव जागरण काल भी कहते हैं इस युग को, या इसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो भारतीय युग का ही ये दूसरा नाम है, नव जागरण काल या पुनर्जागरण काल। ठीक, फिर जो दूसरा युग आता है और वो दूसरा युग है आपका द्विवेदी युग। कौन सा युग है मित्रों? द्विवेदी युग दूसरा युग है। इसकी जो शुरुआत है वो 1900 ईस्वी से होती है और 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक का जो काल होता है, जो युग होता है वो द्विवेदी युग है। मित्रों, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, 1900
1900, 1901 या 1902 भी कह सकते हैं, और 1918 से 1920। तो ये 1900, 1902, 1918 से 1920, तो ये समय है अवधि आपकी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कुछ किताबों में यदि 1898 भी लिख रखा है तो वो भी द्विवेदी युग ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मतलब जो आपकी ये समय अवधि दे रखी है ना, इसमें 2 साल आगे पीछे हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे की यदि हम बात करें तो तीसरा जो युग है वो है आपका छायावाद का युग। कौन सा युग है? छायावाद का युग। और छायावाद युग की शुरुआत होती है 1918 से, और 1918 से लेकर 1936 ईस्वी के दरमियान इस छायावाद युग की शुरुआत होती है। इस छायावाद युग में कई प्रकार की प्रकृति से संबंधित कविताओं की क्या की गई, रचना की गई। तो इसके कारण इसको प्रकृतिवाद अर्थात स्वच्छंदवाद कविता, स्वच्छंदवाद युग के नाम से भी जाना जाता है, या प्रकृतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर जो चौथा युग आता है वो आता है आपका प्रगतिवाद युग। कौन सा युग? प्रगतिवाद युग। तो इस युग की जो शुरुआत है 1936 से लेकर 1943 ईस्वी, और इस प्रगतिवाद नाम से स्पष्ट है कि भाई इस युग के अंदर समाजवादी यथापरक काव्य धाराओं की रचनाएं खूब सारी हुई थी। समाज के अंदर जो भी यथापरक काव्य, या समाज के अंदर जो भी स्थिति, यथा का मतलब जैसी स्थिति, जैसा उसके अंदर माहौल था समाज के अंदर, उसको ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि समाजवादी यथापरक काव्य धाराओं की रचना कौन सी युग में हुई थी? प्रगतिवाद युग में हुई थी। ठीक, तो अगला युग है 5वां युग, वो है आपका प्रयोगवाद। मित्रों, इस युग की शुरुआत अगेन ने की, किसने की? अगेन ने की थी। और कब? 1943 से लेकर 1954 ईस्वी के दरमियान इस प्रयोगवाद में नए नए प्रयोग होने के कारण इसे प्रयोगवाद युग की संज्ञा दी गई। और छठा जो युग आता है कौन सी? कविताओं का, नई कविता का युग, नई कविता का युग, छठा युग। और इस युग की शुरुआत 1954 से लेकर 1960 ईस्वी के दरमियान, और इस युग की जो शुरुआत की थी वो जगदीश गुप्त ने की। किसने की थी? जगदीश गुप्त ने की थी। और अंतिम जो युग है या अंतिम जो भाग है आधुनिक काल का, वो है साठोत्तरी कविता का युग। कौन सी कविता का युग? साठोत्तरी कविता का युग। नाम से स्पष्ट है कि 60 के दशक के बाद जिन काव्य रचनाओं की रचनाएं की गई, उस युग की सभी कविताओं को साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। तो इस युग का जो शुरुआत है 1960 में हुआ था, और 60 से अब तक का जो युग है वो इसी कविता का युग माना जाता है। और 1960 के बाद की जितनी भी जो काव्य रचनाएं हुई है, उन सभी काव्य रचनाओं को साठोत्तरी कविता के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साठोत्तरी कविता किसे कहते हैं? तो 1960 के दशक के बाद जिन काव्य रचनाओं की रचनाएं हुई, उन सभी को साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। तो ये तो एक सामान्य जानकारी थी जो हमें पता होनी चाहिए। एक बार वापस हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की यदि हम बात करें तो हमें पढ़ना है आधुनिक काल। और आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है वो 1843 के आसपास होती थी। तो 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंदर आता है। और मित्रों ध्यान रखिएगा, इस आधुनिक काल को, हिंदी साहित्य के इस आधुनिक काल को आचार्य नगेंद्र ने इसे कितने भागों में बांटा? 7 भागों के अंदर बांटा है। तो 7 भागों के अंदर 7 भागों में पहला भारतीय युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, छठा नई कविता और सातवां साठोत्तरी कविता। तो ये जो 7 युगों के अंदर या 7 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया। पहला जो युग था भारतीय जो युग था, उस युग की यदि हम शुरुआत करें तो यहाँ पर 1843 लिखते थे तो भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 1843/50 करो तो भी ठीक, बाकी आप 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक लिखो तो भी ठीक। यहाँ से हम शुरुआत करने, जैसे 1843 यहाँ लिख दिया, इससे क्या क्रमवार हम इसको याद कर सकते हैं। तो 1850 से 1900 ईस्वी लगभग कितने वर्षों तक ये चला था? 50 वर्षों। तो 50 वर्षों तक आपका भारतीय युग चला। याद रखिएगा 1850 में यदि इसकी शुरुआत होती है तो 50 में 50 जोड़ दी 1900 ईस्वी, तो
50 वर्षों तक भारतीय युग, और इसी युग का नाम है नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल। दूसरा युग आता है आपका द्विवेदी युग। मित्रों द्विवेदी युग ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ 18 वर्षों तक चला। तो 1900 ईस्वी तक भारतीय युग खत्म, तो 1900 में शुरुआत हो जाएगी द्विवेदी युग की, और 18 साल तक चला, इसका मतलब 18 जोड़ दिया तो 1900 से 1918 ईस्वी। और इस द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तीसरा जो युग है वो छायावाद का युग है मित्रों, और छायावाद और द्विवेदी युग इन दोनों युगों का जो समय है वो 18 वर्ष ही था। तो 1918 में ये खत्म हुआ, तो 18 में 18 जोड़ दिए तो 36, तो 1918 से 1936 ईस्वी के दरमियान छायावाद युग। और मित्रों ध्यान रखिएगा, छायावाद युग में कई प्रकार की प्रकृति से संबंधित कविताओं की रचना हुई थी, इसलिए इसे प्रकृतिवाद या स्वच्छंदवाद कविताओं का युग भी कहा जाता है। ठीक, और छायावाद युग के बाद जो चौथा युग आता है वो प्रगतिवाद युग आता है, और प्रगतिवाद युग की जो शुरुआत होती है देखो 36 में ये खत्म, तो 36 में इसकी शुरुआत होती, और 36 से लेकर 7 वर्षों के दरमियान, सिर्फ 7 वर्ष, कितने वर्ष की होती रही इसकी? 7 वर्ष, तो 36 में 7 ऐड कर दीजिए 43 तक। तो 1936 से लेकर 1943 के दरमियान प्रगतिवाद, और इसमें समाजवादी यथापरक समाज में जैसी व्यवस्था थी उसको लेकर जो का जो वर्णन जिन कविताओं में किया गया, इसलिए इसे प्रगतिवाद का नाम दिया गया। फिर पांचवा युग प्रयोगवाद युग आता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रयोगवाद के अंदर 1943 से लेकर 1954 से लेकर 1954 की जो समय होती है प्रयोगवाद की है, नए नए प्रयोग हुए, और इस युग की शुरुआत या इस युग का जनक खगे को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में ज्यादा नए नए प्रयोग किए थे। और छठी कविता है नई कविता। नई कविता का जो समय होती है 6 वर्ष, 1954 से 1960, और इसकी जो शुरुआत करने वाले जगदीश गुप्त थे। और मित्रों अंतिम जो भाग है वो साठोत्तरी कविता का युग है, 1960 से लेकर अब तक की जो कविताएं हैं 1960 के बाद की जितनी भी काव्य रचनाओं की जो रचनाएं हुई है उन सभी को साठोत्तरी कविता के अंतर्गत रखा गया है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब हम बारी बारी से बात करेंगे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता और साठोत्तरी कविता के अंदर कौन से प्रमुख कवि थे, उन कवियों की क्या रचनाएं थी और उनसे संबंधित कौन सी विशेष बात थी, उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे आधुनिक काल के अंदर जो पहला युग है वो है भारतीय युग। मित्रों भारतीय युग की जो शुरुआत होती है वो 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, तो इसका जो काल है समय है 50 वर्षों का, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। मित्रों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आधुनिक काल था, इस आधुनिक काल का जो सर्वप्रथम प्रयोग, इस नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे वो कौन थे, मतलब आधुनिक काल सर्वप्रथम ये जो नाम देने वाले थे वो थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आधुनिक काल का जो नाम सर्वप्रथम देने वाले कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमने संक्षिप्त परिचय में पहले थोड़ी देर पहले हमने देखा था नवजागरण काल या पुनर्जागरण। ये जो शब्द है, इस शब्द का जो मूल शब्द है ये रेनेसा मूल शब्द है, रेनेसा। इस रेनेसा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कौन करते हैं, फ्रांसीसी इतिहासकार होते हैं, और उस इतिहासकार का नाम है मिशे सेठ। मिशे सेठ ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, मतलब 19वीं सदी के लगभग बीच में उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, दो बातें हमने अभी तक देखी है। आधुनिक काल जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो रेनेसा शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल। और इस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे सेठ ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शब्द का क्या था, प्रयोग किया था। दो बातें। तीसरी बात जो विशेष बात है, ध्यान रखिएगा इस विशेष बात को,
बात ये है कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के जो प्रवर्तक अर्थात जनक जो माने जाते हैं वो, और जनक के साथ में पितामह, चाहे पिता और पिता माँ का मतलब दादा होता है, दादाजी कहते हैं इसको। प्रवर्तक और पितामह दोनों किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। याद रखिएगा, हिंदी में जो आधुनिकता और पुनर्जागरण का जो प्रवर्तक और पितामह, पितामह का मतलब दादाजी होता है, दादा को कहते हैं पिता। तो बाप और दादा दोनों की संज्ञा किसे दे दी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को दे दी गई। ठीक, इस भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों की यदि हम बात करें मित्रों, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक रही है अंबिका राधा के जग में, अंबिका राधा कोई लड़की का नाम है, उसके पास जग था, उस जग में उसके दो भाइयों ने, भरत प्रताप ने क्या डाल दी? बद्री डाल दी। क्या डाल दी? बद्री। हमारी मारवाड़ी भाषा में इसे बद्री को क्या कहते हैं? रेत डाल दी। किसने डाली? भरत प्रताप ने। किसके जग में? अंबिका राधा के जग में। तो अंबिका राधा नाम की एक लड़की, दिमाग में देख लीजिएगा, अंबिका राधा नाम की एक लड़की, उसके पास है जग, उस जग में उसके भाइयों ने, भरत प्रताप ने क्या डाली? बद्री डाली। तो इससे हमें लगभग 5 और 6 ये हमें क्या याद हो जाएंगे? उनके भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। देखिए, अंबिका का मतलब होता है अंबिकादत्त व्यास, राधा का मतलब राधा कृष्ण दास, जग का मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह, भरत का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप का मतलब पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और बद्री का मतलब होता है पंडित बद्री नारायण चौधरी। 2-4 बार इनको यदि आप रीड करोगे तो ट्रिक भी याद हो जाएगी, ट्रिक में कौन से नाम का क्या अर्थ है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक हमने बात की कि 4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने सबसे पहले आधुनिक काल का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रेनेसा जो शब्द है पुनर्जागरण या नवजागरण, इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी इतिहासकार मिसे सेठ के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया जाता है। और हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और इस युग के प्रमुख कवियों की मित्रों बात करें तो आप इसको कितना भी रट लीजिए भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे में, मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। तो आप थोड़ा शॉर्टकट आ जाइए, और शॉर्टकट में ये आपको लाइन याद रखनी है, इसलिए आपके 5-6 नाम आराम से याद हो जाएंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो बड़ा प्रश्न 4 नंबर का बन सकता है। तो 4 नंबर के प्रश्नों को गलत नहीं करना है, उसके लिए याद रखना है अंबिका राधा के जग में भरत प्रताप ने क्या डाली? बद्री डाली। इससे आपकी 5 और 6 नाम याद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों की हमने क्या कर दी? रचना, मतलब कवियों के बारे में हमने बात कर ली, कौन कौन से कवि थे। अब हम उन कवियों की प्रमुख रचनाओं की क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक, तो भारतेंदु युग के कवियों की प्रमुख रचनाएं, तो हमने इन कवियों को याद करने की ट्रिक ली थी। कौन सी ट्रिक थी? अंबिका राधा या राधा अंबिका, इधर से उधर करो, एक ही बात है। अंबिका राधा के जग में भरत प्रताप ने क्या डाली? बद्री डाली। और वो आपकी ट्रिक थी इन कवियों को याद रखनी। सबसे पहला जो कवि है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ है वो काशी के अंदर हुआ। कहाँ हुआ था? काशी। ठीक, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना में भक्ति सरस, कौन सी? भक्ति सरस, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, विजयिनी, विजयेंद्री और सप्तशई श्रृंगार। ठीक, तो ये इसकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या थी? रचनाएं। तो भारतेंदु की रचनाओं को यदि आपको याद करना है तो इसका ट्रिक 2-4 बार इसको एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी भाई कौन सी रचना और उस रचना का क्या नाम है। तो इसको हम याद ऐसे करेंगे, भारतेंदु की रचना की जो ट्रिक है वो भी तो देखो, विनोद के भक्ति सरोवर के प्रलाप का गुच्छा विजय श्रृंगार है। विनोद के भक्ति सरोवर के प्रलाप का जो गुच्छा है वो विजय श्रृंगार है।
विनोद का मतलब वर्षा विनोद, विनोद का मतलब वर्षा विनोद, विनोद का मतलब वर्षा विनोद। भक्ति का मतलब भक्ति सर्वस्वी, भक्ति सर्वस्वी, भक्ति का मतलब भक्ति सर्वस्वी। सरोवर का मतलब प्रेम सरोवर, ये राम को प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर। फिर प्रहलाद का मतलब प्रेम प्रहलाद, प्रेम प्रहलाद का गुच्छा, गुच्छा का मतलब यहाँ पर गुच्छे का मतलब है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। किसकी रचना? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजय, विजय में 3 शब्द है, इसमें भी 3 शब्द है, तो यहाँ पर भी 3। विजयिनी, विजय विजयंती, विजयिनी विजय विजयंती 3-4 बार बोली। विजयिनी विजय विजयंती, विजयिनी विजय विजयंती 5 बार बोल के देख लीजिए, आप भूलोगे नहीं। विजयिनी विजय विजयंती, विजयिनी विजय विजयंती। और श्रृंगार, श्रृंगार के आगे क्या लगाना है? सत सही श्रृंगार। तो ये था आपका विनोद की भक्ति, सरोवर के प्रलाप का गुच्छा, विजय श्रृंगार है। इस प्रकार आप इन 7 नामों पर आपसे याद कर सकते हैं। अगला जो कवि आता है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इस प्रताप नारायण मिश्र की यदि हम बात करें तो इसकी जो प्रतिनिधि कविताओं को, इनकी जो रचनाओं की जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो कविताएं थी, उन कविताओं को किस नाम से प्रताप लहरी शीर्षक दिया जाता है? प्रताप लहरी। तो प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया, मतलब इनकी समस्त कविताओं को एक शीर्षक दिया गया और उस शीर्षक से इनको संकलित किया गया, मतलब इकट्ठा किया गया। और उसका शीर्षक मतलब हेडिंग किस नाम से? प्रताप लहरी नाम से। किसकी कविताओं को? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं को या रचनाओं को। इनकी रचनाओं की बात करें तो मुख्य रचना प्रेम पुष्पावली। कौन सी? प्रेम पुष्पावली, याद रखना है, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण की है। मन की लहर, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, गोरक्षा और हिंदी की हिमायत। इसने एक हिंदी ग्रंथ भी लिखा था, सिर्फ हिंदी। एक उसने लिखा था हिंदी हिंदुस्तान और एक इसने लिखा हिंदी हिमायत। तो आप यदि लिखना चाहो तो हिंदी, हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी की हिमायत, गोरक्षा, बुढ़ापा, श्रृंगार विलास, मन की लहर और मुख्य इसकी रचना प्रेम पुष्पावली। कौन सी पुष्पावली? प्रेम पुष्पावली इसकी प्रमुख रचना थी। इसकी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगली यदि हम बात करें अगले कवि की तो ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन सा सिंह? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह, सॉरी ठाकुर जगमोहन से पहले हम बात करेंगे पंडित बद्री नारायण चौधरी, ये पीछे रह गए। तो पंडित बद्री नारायण चौधरी, पंडित बद्री नारायण चौधरी को जो उपाधि मिली थी वो किस नाम से कवि रचना करते थे? प्रेम घन नाम से इसकी काव्य रचनाएं। तो प्रेम घन नाम से काव्य रचनाएं कौन करते थे? पंडित बद्री नारायण चौधरी। और प्रताप लहरी शीर्षक से कविताओं का संकलन पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कंफ्यूज नहीं रहना है। इसको उपाधि थी प्रेमगन की। और इन्होंने उर्दू में भी कई प्रकार की साहित्य की रचना की थी, लेकिन मित्रों उर्दू में जब साहित्य रचना की तो उस समय इनका नाम मतलब अग्र के नाम से इन्होंने कविताओं की रचना उर्दू भाषा में की थी। और इनकी कविताओं का संकलन मित्रों वहां पर प्रताप लहरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के शीर्षक से, जबकि यहाँ पर इनकी कविताओं का संकलन प्रेम गण सर्वस्व नाम से किया गया। तो इनकी जितनी भी कविताएं थी उन सभी कविताओं को जो शीर्षक दिया गया, जो हेडिंग दी गई, वो हेडिंग क्या थी? प्रेम गण सर्वस्व। ठीक, तो इसमें प्रेम गण सर्वस्व किसकी कविताएं? पंडित बद्री नारायण चौधरी की कविताएं और पंडित प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं का संकलन प्रताप लहरी शीर्षक से किया गया। फिर अगले यदि हम बात करें कवि की तो ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी अच्छे कवि थे, लेकिन इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो 2-4 रचनाएं इंपोर्टेंट याद रखिएगा। इसने एक रचना की प्रेम संपत्ति लता, एक रचना श्यामा लता, एक रचना श्यामा सरोजनी और मुख्य रचना देवयानी। देवयानी देवयानी कौन सी रचना? देवयानी। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख रचना देवयानी और इसके साथ में प्रेम संपत्ति लता,
श्यामालता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। 2-4 बार पढ़ेंगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा स्वतः ही, लेकिन शर्त यही है कि जब आप पढ़ो उस समय आपका ध्यान पूरा का पूरा आपके कंटेंट पर होना चाहिए। ठीक, तो प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी और देवयानी, ये 4 प्रमुख रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की थी। मित्रों, अगले कवि की यदि हम बात करें, कवियत्री अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचनाओं की बात करें, इन्होंने 52-50 की रचना की। इन्होंने सुकवि सतसई, सतसई आया मित्रों, ध्यान रखिएगा, श्रृंगार सतसई, सतसई श्रृंगार तो थी भारती तो हरिश्चंद्र, और सुकवि सतसई किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की। और अंबिका दत्त व्यास ने एक अच्छी रचना हो होरी, हो होरी, हो होरी कौन? अंबिका दत्त होरी। तो हो होरी, इसकी जो रचना, ये भी काव्य रचना है, इस काव्य रचना की रचना अंबिका दत्त व्यास ने की। और यदि हम आगे बात करें राधा कृष्ण दास, इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, भारत 12 मासा, भारत 12 मासा और देश दशा, भारत 12 मासा और देश दशा, ये राधा कृष्ण दास की प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार आपका भारतीय युग की प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं हमने देखी हैं। एक बार हम वापस इसको रिपीट कर देते हैं, रैपिड रिवीजन। देखिए मित्रों, भारतीय युग की यदि हम बात करें तो भारतीय युग के अंदर हमने ये देखा कि भारतीय युग के प्रमुख कवियों को याद करने का तरीका अंबिका राधा या राधा अंबिका, राधा अंबिका, राधा अंबिका के जग में भरत प्रताप ने क्या डाली? बद्री डाली। तो राधा का मतलब राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, इसकी दो रचनाएं, भारत 12 मासा और भारत 12 मासा और देश दशा। फिर अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, 3 रचनाएं, 52-50, सुकवि सतसई, सतसई आया, सतसई याद रखिएगा, सतसई श्रृंगार भारती तो हरिश्चंद्र, और सतसई का आगे सुकवि लगेगा तो अंबिका दत्त व्यास, और हो हरि अंबिका दत्त व्यास की। ठीक, और ठाकुर जगमोहन ने भी कम से कम इनकी 4 रचनाएं याद रखिएगा। इसकी प्रमुख रचना जगमोहन सिंह की प्रमुख रचना देवयानी, प्रमुख रचना देवयानी, प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता और श्यामा सरोजनी, श्यामालता, प्रेम संपत्ति लता और श्यामा सरोजनी, श्यामालता, श्यामा सरोजनी और प्रेम संपत्ति लता। मित्रों, रचनाओं को याद करने के लिए आपके मन और मस्तिष्क को इतनी बार काम में लाइएगा ताकि मन और मस्तिष्क को लगे कि हाँ, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, और ये पंडित बद्री नारायण चौधरी की रचना है, और ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। क्योंकि जितनी बार आप बोलकर इन रचनाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये स्वतः ही याद हो जाएगी। बाकी एक बार पढ़ने से दिमाग से ये गलतफहमी दूर कर लेना कि एक बार पढ़ने से कोई चीज याद होती है, कतई भी ये याद नहीं होती है। आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक, तो प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी प्रमुख रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की। इन दोनों को कंपैरिजन से देखिए, याद करना है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इधर पंडित बद्री नारायण चौधरी, इसके आगे भी पंडित, इसके आगे भी पंडित, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बद्री नारायण चौधरी। मित्रों ध्यान रखिए, इसकी जो कविताओं की प्रतिनिधि जो कविताएं थी, मतलब इनकी कविताओं का जो संकलन है, उन सभी कविताओं को, संकलन का मतलब होता है मतलब इकट्ठा करना, सब कविताओं को इकट्ठा करके एक नाम दिया गया, और वो प्रताप नारायण मिश्र की सभी कविताओं को शीर्षक में एक नाम दिया गया, हेडिंग दी गई प्रताप लहरी, जबकि इसकी कविताओं की संकलन का नाम दिया गया प्रेमगन सर्वस्व। मित्रों, बद्री नारायण चौधरी की यदि हम बात करें तो इनको उपाधि मिल रही थी प्रेमगन की, और ये उर्दू में जब रचनाएं करते थे, काव्य रचनाएं, तो अप्र नाम से इनकी काव्य रचनाएं होती थी। और इनकी यदि हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में यदि प्रेम पुष्पावली इसकी प्रमुख रचना, मन की ले, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, गोरक्षा, हिंदी की हिमायत, हिंदी और हिंदी हिंदुस्तान, इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। और भारतीय युग के
प्रमुख कवि की यदि हम बात करें तो वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका देखो जो प्रमुख होता है तो उसका जन्म स्थान भी आपको याद हो जाना चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं को याद करने का तरीका आपको बता रखा है। विनोद के भक्ति सरोवर के प्रलाप का गुच्छा विजय श्रृंगार है। विनोद के भक्ति सरोवर के प्रलाप का गुच्छा विजय श्रृंगार है। एक एक शब्दों को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, 4-5 बार नामों को पढ़िएगा, आपको ऑलरेडी स्वतः ही याद हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। विनोद का मतलब वर्षा विनोद, भक्ति का मतलब भक्ति सर्वश्रेष्ठ, सरोवर का मतलब प्रेम सरोवर, प्रलाप का मतलब प्रेम प्रलाप, गुच्छा का मतलब फूलों का गुच्छा, विजय 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 में 3 शब्द, 1 2 3, इसका मतलब इसमें 3 नाम बने हुए हैं। विजयिनी विजय विजयंती, विजयिनी विजय विजयंती, और श्रृंगार 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 से याद रखना भारतेंदु युग में श्रृंगार से संबंधित 2 रचनाओं, सुकवि श्रृंगार की रचना तो सुकवि सतसई की रचना अंबिका दत्त व्यास ने, और एक श्रृंगार आपके यहाँ पर भी आया था, देखिए ये श्रृंगार विलास है। श्रृंगार विलास की रचना पंडित प्रताप नारायण मिश्र में की। आवेश में गलती हो गई, सॉरी। फिर सतसई श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब सतसई श्रृंगार, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 3 या 4 बार आप सिर्फ देख लीजिएगा, आपको स्वतः ही बातें याद हो जाएगी। ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, वीडियो को सुनना है, और 1 या 2 बार देखने के बाद इसके आप नोट्स बना लें, ताकि आपके एग्जाम में बहुत काम